दोस्तों, चीन की चालबाजी के बारे में कौन नहीं जानता है। उसके यहां होने वाली कोई भी कारस्तानी दुनिया को पता न चले, इसके लिए उसने दुनिया भर के सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर रखा है। यहां तक कि चीन में जो खबरें चलती हैं वो भी चीन की सरकार ही तय करती है। यही कारण है कि चीन के हैवानियत के बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं हो पाती। हाल ही में उसे जब ऐसा लगा कि टेस्ला कार में लगे कैमरे से उसके यहां जासूसी हो सकती है और उसके डेटा के जरिए उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुल सकता है, तो उसने टेस्ला कारों को ही बैन कर दिया। चीन के तटीय जिले बाइदेहे में हो रही एनुअल समर पार्टी लीडरशिप कॉन्क्लेव को देखते हुए टेस्ला कारों के चलने पर जिले में कम से कम 2 महीने तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कॉन्क्लेव 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। बाइदेहे ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड ने इस कदम के पीछे की वजह नहीं बताई, लेकिन कहा कि ये राष्ट्रीय मामलों से संबंधित है। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक घोषणा की जाएगी। टेस्ला ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चेंगडू में टेस्ला कारों पर प्रतिबंध का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया था। यह मामला इसी महीने की शुरुआत में एक वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद सामने आया, जिसमें पुलिस कुछ क्षेत्रों से टेस्ला कारों को दूसरे स्थानों पर भेज रही थी। टेस्ला कारों को चीनी सरकार या सैन्य साइट्स से प्रतिबंधित किया जाना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल चीनी सेना ने टेस्ला कारों को अपनी परिसरों में प्रवेश करने से रोक दिया था। उन्होंने टेस्ला वाहनों पर लगे कैमरों के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था। उस समय टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा था कि कंपनी के वाहन चीन या कहीं और जासूसी नहीं करते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसे अभी बंद कर दिया जाए। इसके कुछ महीने बाद टेस्ला ने घोषणा की कि चीन में बेची जाने वाली कारों से जनरेट होने वाला सारा डेटा देश में स्टोर किया जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि टेस्ला के वाहन कई बाहरी कैमरों के साथ आते हैं जो इसके बाहरी हिस्से में लगाए जाते हैं। ये ड्राइवर्स को पार्किंग लेन बदलने और ऐसी अन्य सुविधाओं में सहायता करते हैं। हालांकि इन कैमरों से कार के आसपास क्या हो रहा है इसकी भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। दोस्तों, बता दो कि बीजिंग के पूर्व स्थित बाइदेही पारंपरिक रूप से चीन के वरिष्ठ नेताओं के समर कॉन्क्लेव की मेजबानी करता है, जहां वो बंद दरवाजों के अंदर कर्मचारियों के कदमों और नीतिगत विचारों पर चर्चा करते हैं। चीन आमतौर पर इस बैठक की तारीखों का ऐलान नहीं करता है। दोस्तों, चीन की इसी नीति के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों में उसे लेकर विश्वास की कमी है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अपने भारी योगदान के बावजूद सिंगापुर के ISIS यूसुफ इशाक संस्थान द्वारा किए गए दक्षिण पूर्व एशियाई अभिजात वर्ग के हालिया अध्ययन में चीन को इस क्षेत्र में सबसे कम भरोसेमंद पाया गया है। सिंगापुर की पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक केवल जापान के बाद अमेरिका दूसरा सबसे विश्वसनीय भागीदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और 8 दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं के बीच पिछले महीने वॉशिंगटन में लंबे समय से प्रतिरक्षित शिखर सम्मेलन ने चीन को हाई अलर्ट पर रखा है। पूर्व के कमजोर आर्थिक आउटपुट के बावजूद अमेरिका ने व्यापक रणनीति साझेदारी के लिए अपनी राजनयिक स्थिति को बढ़ाने के लिए आसियान का समर्थन हासिल किया है। दूसरी ओर चीन लंबे समय से दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों के बीच विश्वास की कमी का सामना कर रहा है। दोस्तों, बीजिंग की प्रारंभिक धारणा यह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए अपनी स्वायत्तता का त्याग करने के लिए तैयार हैं। दरअसल चीन की क्षेत्रीय नीति दक्षिण पूर्व एशिया में कूटनीति कैसे संचालित होती है इस बारे में गलत अवधारणाओं पर आधारित है। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पड़ोसी देश दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के इरादों पर संदेह कर रहे हैं। द सिंगापुर पोस्ट के मुताबिक चीन की दूसरी गलत धारणा यह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश किसी एक शक्ति के प्रभाव के क्षेत्र में पूरी तरह झुकने के लिए तैयार हैं जब तक कि उन्हें इनसे लाभ होता है। दोस्तों, दरअसल व्यापार को लेकर चीन की योजनाओं और नीतियां पारदर्शी नहीं है। इसलिए नेपाल में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की पारदर्शिता और व्यवहार्यता की कमी पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने चीनी सहयोग स्वीकार करते वक्त नेपाल को सतर्क रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि इसमें चीन के भू राजनीतिक और अन्य तरह के स्वार्थ निहित हैं। जानकारों का कहना है कि यदि सरकार पारदर्शी समझौते नहीं करेगी तो परेशानी होगी, क्योंकि नेपाल की सरकार ने अब तक BRI दस्तावेज नहीं देखा है। इसलिए सबसे पहले इसके पारदर्शी होने की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में चीनी विदेश मंत्री के नेपाल दौरे पर रेलवे को तकनीकी मदद के लिए एक समझौता किया गया, लेकिन सरकारी अफसरों के अलावा इसे कोई नहीं जानता। विशेषज्ञों ने इसके लिए सरकार को सतर्क किया है। दोस्तों, जानकारों ने नेपाल को श्रीलंका का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस तरह श्रीलंका ने चीन से विकास के नाम पर कर्ज लेने में लापरवाही बरती, अगर नेपाल भी वैसा ही करेगा तो आने वाले वक्त में उसकी भी हालत श्रीलंका जैसी ही हो जाएगी, जो पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। पाकिस्तान का भी कमोवेश यही हाल है। वो भी चीन के कर्ज पर पूरी तरह डूबा हुआ है, जिससे उसकी भी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। दोस्तों, एक तरफ दुनिया के देश चीन को संदेह की नजरों से देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रति दुनिया में लोगों का विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार बन गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो 2020-21 में आंकड़ा 80.5 अरब डॉलर का था। व्यापार क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि
आगामी वर्षों में भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ेगा, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद व्यापार भागीदार के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। वैश्विक कंपनियां अपने कारोबार का भारत और अन्य देशों में विविधीकरण कर रही हैं। खान ने कहा, आने वाले सालों में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ेगा। भारत अमेरिका के हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा पहल में शामिल हुआ है। इससे आर्थिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते अमेरिका और भारत की कंपनियों के पास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण, व्यापार और निवेश के काफी अवसर हैं। दोस्तों बता दूं कि भारत द्वारा अमेरिका को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, पॉलिश हीरे, फार्म उत्पाद, आभूषण, हल्के तेल आदि का निर्यात किया जाता है। वहीं अमेरिका से भारत पेट्रोलियम पदार्थ, तरल प्राकृतिक गैस, सोने, कोयले और बादाम का आयात करता है। दोस्तों अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय यूनियन को लेकर भी भारत एक बड़ी डील करने जा रहा है। दोस्तों भारत ने केवल अमेरिका से ही अपने व्यापार को नहीं बढ़ाया, बल्कि यूरोपीय यूनियन से भी वो एक बड़ी डील करने वाला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों साझेदार अब लगभग 9 साल के अंतराल के बाद एफटीए वार्ता फिर से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि 2013 में सौदे के दायरे और अपेक्षाओं में अंतर के कारण पहले दौर की बातचीत को छोड़ दिया गया था। अगर भारत यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता करने में कामयाब हो जाता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यूरोपीय संघ ही है जिसके साथ भारत का व्यापार पॉजिटिव चल रहा है। दोस्तों यहां आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ से भारत का आयात कम और निर्यात ज्यादा है, जिससे भारत को काफी फायदा होता है। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान यूरोपीय संघ से सामान खरीदने से ज्यादा उसे बेचता है। लिहाजा अगर इस संगठन से व्यापार को लेकर भारत की बातचीत बन जाती है तो यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर और सर पर दौड़ने लगेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वार्ता के दौरान भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बाजारों तक पहुंच के मुद्दों को हल करने पर चर्चा होगी, जो कि दोनों देशों के बीच व्यापार में एक बड़ी बाधा बन रहे हैं। दोस्तों यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाले इस वार्ता के जरिए निवेशकों के विश्वास को और बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचा मुहैया कराया जाएगा, जिससे हस्तशिल्प और कृषि वस्तुओं सहित जीआई उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और अनुमानित नियामक वातावरण स्थापित करने की उम्मीद है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान भारत और यूरोपीय संघ दोनों की कोशिश होगी कि कम से कम 3 समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए सहमति बना ली जाए, जिससे मुक्त व्यापार को बढ़ाने का एक आधार मिल सके। दोस्तों यहां बता दूं कि भारत ने हाल ही में यूरोप के कई देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते को अंजाम दिया है। इसी साल ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भारत ने बहुत कम वक्त में व्यापार समझौते की डील फाइनल की है। यही नहीं, अब भारत ब्रिटेन और कनाडा के साथ भी एफटीए को लेकर बात कर रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा और यह चीन को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश को भी आमंत्रित किया है, जिसका असर भी दिख रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने पहले के मुकाबले भारत में व्यापार करने की नीति को सरल बनाया, जिसके कारण दुनिया के दूसरे देश भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही भारत दुनिया के देशों के साथ व्यापार में चीन को बहुत पीछे छोड़ देगा। इसका एक कारण भारत की गुणवत्ता होगी, जो कि चीन के सामानों में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों दुनिया जानती है कि चीन में जिस भी उत्पाद का निर्माण किया जाता है उसकी क्वालिटी काफी घटिया होती है। इसी का नतीजा था कि एलन मस्क ने चीन में जिन कारों का निर्माण कराया था उन्हें रिकॉल करना पड़ा था। दोस्तों दरअसल ज्यादातर कंपनियां चीन में अपना प्रोडक्ट्स बनाती हैं, क्योंकि वहीं मैन्युफैक्चर कॉस्ट काफी कम होती है। दिग्गज फोन निर्माता कंपनी एप्पल और कार निर्माता कंपनी टेस्ला इसमें प्रमुख हैं। हालांकि चीन में बने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। एक बार ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला, जो कि पिछले कुछ महीनों से चीन में अपनी कार का निर्माण कर रहा है, उसे अपनी कारों के 1,07,293 यूनिट्स को रिकॉल किया गया। व्हीकल्स में कुछ खराबी आने के कारण इन कारों को कंपनी ने वापस बुला लिया है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया के देश चीन से क्यों धीरे धीरे दूर भाग रहे हैं और क्यों भारत की ओर उनका झुकाव हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।